मदद मदद सब करें, मदद न करिए कोई, और जो भी मदद करे कीमत मांगे वो। इस समाज में कितने लोग निस्वार्थ मदद करने की सोच रखते हैं? क्या हर मदद के पीछे भविष्य में लाभ लेने की मंशा होती है? सड़क चलते किसी की मदद के पीछे का स्वार्थ, किसी को उधारी देने वाली मदद, किसी की ऑफिस के काम में मदद, घर पर बीवी की मदद के पीछे का स्वार्थ, पाकिस्तान की मदद के पीछे अमेरिका और चीन का स्वार्थ, और जीएसटी कम करके आम जन की सरकारी मदद। ऐसी बहुत सारी मदद और स्वार्थ पर हम बात करेंगे आजमगढ़िया अवनीश और उत्तराखंड की शांतवादियों से प्रशांत के साथ। लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड में जो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं उन पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो मदद पर हम बात करेंगे, और मदद से पहले पिछला एपिसोड जो हमने करा था पहिया का, उस पे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, तो उन पर हम पहले बात कर लेते हैं। हमने बात करी थी राहुल गांधी की यात्रा पर, वोट चोरी पर। हमने एक तरह से सुझाव भी दिए थे कि ये हो सकता था, ये नहीं हो सकता। उस पर लोगों की प्रतिक्रिया आई है। और जो युवा नेता वाली बात हमने कही थी, उस पर लोगों का है कि राहुल गांधी हमसे उम्र में छोटे दिखते हैं। एक हैं सचिन परिहार। तो सचिन परिहार कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुम लोगों से यंगर दिखते हैं। मुझे मतलब ये और भी कमेंट हम पढ़ेंगे, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये लोग, हमारा उद्देश्य ये तो नहीं था ना कि हम किसी को बुरा बता रहे हैं या वो कर रहे हैं। हमारा जस्ट ये था कि आप चीजें समझें और आगे उसे आप बेटर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उनके राजनीतिक लूप होल्स की हम बात कर रहे थे ना, हाँ, कहाँ गलतियां कर रहे कहाँ हैं, कहाँ गलतियां चूक हो रही। हाँ, हमारे तो सिर्फ उतना ही वो उद्देश्य था। और ना उनके सलाहकार हैं और ना सालार हैं। तो जो है, हम तो ये कह रहे थे कि भाई वो बदल ले तो बेटर है, कि चल तो पा नहीं रहा है। जो जितना भी एक्सपेरिमेंट वो कर चुके हैं अब तक, लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग जो भी बोलते हैं। यहाँ बात ये है कि उम्र में कौन ज्यादा दिखता है, कौन बड़ा दिखता है, कौन छोटा दिखता है। हमने ये भी तुलना की थी उस समय कि उनसे योगी आदित्यनाथ छोटा बात की थी। हमने तेजस्वी यादव को यंगर बताया था कि वो आदमी, उसकी एज है युवा नेता वाली अभी। है। अभी उसके डांस की वीडियो डांस बढ़िया रील पे डांस हुए कई बार रीटेक करके आई थी, तो वो उसके अंदर है। और बड़े कैमरे लगा के, अच्छे एचडी क्वालिटी के कैमरे लगा के उनकी सफेद दाढ़ी दिखाई जा रही है। आईटी सेल कांग्रेस का सोशल मीडिया पे उसकी, राहुल गांधी की इमेज इस तरह की दिखाई जा रही है। और सचिन परिहार जी कह रहे हैं कि हमसे नहीं, यंगर दिखते हैं, अच्छी बात है। मैं फिटनेस का भी कायल हूँ। हाँ, राहुल गांधी फिटनेस फिट है वो। फिट है लेकिन शारीरिक रूप से। ठीक है, और वो उनके फैंस हैं। कुछ लोगों ने हमें कहा कि ये अंधभक्त हैं। मतलब अगर आप, ऐसा हो गया कि अगर आप कांग्रेस को सलाह दे दो तो आप अंधभक्त, आप बीजेपी को सलाह दे दो तो आप चमचे। ये सोशल मीडिया दो हिस्से में बटा है ये पूरी तरह से। जैसे एक तरह से मीडिया पत्रकारिता में बात की जाए, एक खेमा है जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, दूसरा खेमा है जो अच्छा, अभी अगर कहते हैं, हाँ, जैसे अभी कह रहे हैं कि गोदी मीडिया कहते हैं, पहले वो नहीं, पत्रकारों को लुटियंस वाला पत्रकार कहा जाता लुटियंस था। पत्रकार कहा जाता था। तो ये समय के साथ परिभाषाएं बदलती रहेंगी, लेकिन जो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा। और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। मीडिया को दो हिस्से में बांट के आप बात करेंगे तो कहाँ से उचित। और एक भाई साहब कह रहे हैं कि अरे तुम लोगों की कोई तारीफ नहीं कर रहा। भाई साहब, हमें तारीफ की जरूरत नहीं है। एक ने लिखा है कि तुम्हारी तुम्हारी तारीफ में कोई नीचे कमेंट नहीं लिख रहा। हम तारीफ के लिए चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। सब यहाँ तक आके और ये कमेंट डाल रहे हैं तो हमारे लिए यही तारीफ है कि वो कम से कम शो देख रहे हैं। शो देख के आके कमेंट किए, ये हमारे लिए तारीफ ही है। तो आप देखते रहिए, हम सलाह देते रहेंगे। हम सलाह देने, सुझाव देने, क्योंकि हमारी कोशिश है कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहे। विपक्ष ज्यादा मजबूत रहे, विपक्ष ज्यादा मजबूत रहे। अब आपको सलाह लेनी विपक्ष है, मजबूत होगा तो पक्ष फिर थम ही जाता है, वही मर है। जाता है। और अगर आपको नहीं लेनी है सलाह तो आप मत लीजिए, आगे बढ़िए। ये तो हमारे विचार हैं। और शायद अगर संविधान की बात करते हैं ये लोग, तो आजादी है हर किसी को बात रखने की, हम भी रख ही रहे। कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा। आपके हर कमेंट का स्वागत है, चाहे आप जो मर्जी लिखें, जो आपका मन करे वो लिखिए। हाँ भैया, व्यक्ति की आज़ादी की बात हो ही रही है तो आप स्वतंत्र रूप से आप देखिए, विश्लेषण करिए, लिखिए। मतलब
उनके कमेंट से हम भी सुधार कर हम भी सुधार करेंगे। हो सकता है कि जरूरी थोड़ी ना कि हम सारी बात सही कहते हो, आपके भी कमेंट लिए जाएंगे। चलिए, अक्सर इन प्रोग्रामों में ये सेक्शन बाद में होता है, हम पहले कर रहे हैं। बढ़िया है। ठीक है, अपने वापस मुद्दे पे लौटते हैं। मदद की हम बात कर रहे थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की मदद की हम बात करने की तैयारी में हैं। और सबसे पहले जो कल बड़ा फैसला हुआ है, आमजन की मदद हुई है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे कॉरपोरेट से लेके आपके घर में बीबी की मदद तक हम पहुंचेंगे। तो जीएसटी में बड़ा बदलाव 15 अगस्त को ऐलान करा, और इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं थी। शायद एक महीना भी नहीं हुआ है, 15 और 20 दिन हो रहे हैं। 20 दिन में वो और एक दिखाई ऐसे दौर में जब आप पे मतलब एक तरह से 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, उस दौर में अगर आप सोचें कि जीएसटी का कम होना बहुत बड़ी राहत है। और दिवाली से पहले हो जाएगा, शायद नवरात्रे चल रहे होंगे उस दौर में। हाँ, रात्रि के दिन 22 सितंबर से तो शुरू होगा। दिवाली का तोहफा मान लीजिए, मतलब एक तरह से। हाँ, बोला भी था उन्होंने। दीपावली के पहले और काफी बड़ा सेक्टर इसमें कवर हो रहा है, मतलब अगर और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दें, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपका, किसानों के लिए ट्रैक्टर पार्ट्स, खाद, जो आज और उससे भी छोटी चीजें देखिए, स्कूली बच्चों के लिए पेंसिल से लेके कॉपी से नोटबुक से लेके बोझ पेरेंट्स से पड़ता है स्कूल में। इन सब चीजों का भी ध्यान रखा गया है। 0% कर देना। हेल्थ सेक्टर का आप देखिए, अभी आप चर्चा कर ही रहे थे हेल्थ सेक्टर की। मुझे जो इसमें सबसे बड़ा मूव लगा, मतलब जो मैं एज ए इंडिविजुअल सोचता हूँ कि ठीक है बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पर जो एक मिडिल क्लास के लिए हेल्थ कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे अगर आपने जीएसटी से बाहर ही कर दिया है तो इसके लिए तो सरकार को और इसमें बधाई है। मतलब मुझे लग रहा है कि इससे लोग इनकरेज होंगे लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। हाँ, और काफी मतलब मदद होती है लोगों की उस दौर में जब कुछ हादसा हो जाता है या कुछ हो, तो ये एक बड़ा फैसला है, मतलब सुरक्षा कवच है ही, विषम परिस्थितियों में इसका उपयोग होता ही है। जिनके जिनके पास है उनकी मदद भी ऐसे ही। कई दवाइयों पे भी कम किया गया है। 33 तो ऐसे जो वैसे रोग होते हैं, बड़े रोग होते हैं, उनकी दवाई उन पे जीएसटी मतलब घटाना अच्छा फैसला है। और एक रिपोर्ट है उस पर बाद में आएंगे। पहले जैसा आपने कहा ना कि लोगों को अनकरेज करा जाएगा, होंगे लोग कि खरीद लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखें सरकार प्रयास कर रही है लेकिन सबके पास आयुष्मान नहीं है, और आयुष्मान नहीं होने की वजह से अगर आप 18% कम कर दे रहे हैं तो एक बड़ी राहत है। क्योंकि अभी भी इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोग तो नहीं ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें जरूरत पड़, मतलब मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैं अपने माता पिताजी के लिए लेना शुरू करा और अपने पिताजी को बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस करा देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि पैसे बर्बाद करने वाली बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी सबको ये सोचना चाहिए कि ऐसी बर्बादी होती रहे। अगर आपके 40-50 हजार रुपए साल के जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कभी क्लेम करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब आप दे रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ रही, तो आपको लग रहा है कि वेस्ट ऑफ मनी। मैंने भी नहीं करवा रखा है, मेरे फैमिली में शायद किसी ने भी नहीं करवाया, लेकिन आ, आपसे बहुत मुतासिर होने के बाद अब लगता है कि ले ही लेना चाहिए। क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन कई बार होता है ना कि फैमिलीज में एक तो लोग डरते हैं कि मतलब इतना दूर का सोचने का कि कुछ हाँ, अनहोनी हो या कुछ ऐसा दिन आ जाए। हम्म, हालांकि और फिर वो जमा पूंजी ही निकाल रहे होते हैं। मतलब अभी कोविड के टाइम पे मेरी मदर भी 20 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी, और बड़ा हॉस्पिटल था तो खर्चा भी उसी हिसाब से हुआ। प्राइवेट वार्ड लिया गया क्योंकि कोरोना में नहीं चाहते थे कि वो एक जनरल वार्ड में रहें, तो अच्छा खासा बिल बना था। तो वही था कि वो जो जमा पूंजी थी वही निकाली गई, वही उसी से वो हुआ। अगर ये होता तो शायद कुछ हद तक पॉकेट फ्रेंडली मतलब बच जाती है, मतलब बढ़िया मदद मिल जाती है, ऐसा नहीं है। जो उस क्राइटेरिया में फिट आता है उस क्राइटेरिया के हिसाब से। और रही बात आयुष्मान की, तो आयुष्मान का भी एक क्राइटेरिया है, किनका ही आयुष्मान बनेगा। बुजुर्गों के लिए एक अलग से क्राइटेरिया आया, फिर उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे और क्या क्या है जिनके पास, उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा, उन्हीं को ही कवर मिलेगा। बाकी आधी आबादी मुझे लगता है कि ऐसी होगी जिसको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से ही सामना। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब अब तक क्या होता था, हम 3 चीजों पे बात करते थे ना हमेशा इतने सालों में, रोटी कपड़ा मकान। आदमी को क्या जरूरत है, लेकिन अब रोटी कपड़ा मकान गाड़ी हर चीज पे अब बात हो सकती है, क्योंकि गाड़ियों में जीएसटी हटाया गया है, मोटरसाइकिल कार में जीएसटी कम किया गया है। तो मतलब
एक बड़ा फैसला तो है और बहुत साहसिक फैसला बोलूंगा कि सच में इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ नहीं है अभी तक टैक्सेस को लेकर। जैसे वो अभी बीच में इनकम टैक्स पे हुआ था आपका कि हम्म इतने लाख 12 लाख से नीचे मतलब टैक्स नहीं लगेगा। एक बड़ा फैसला था, कैसे करेंगे, कहाँ से होगा, ये भी बड़ा सवाल लोगों के मन में था कि नहीं हो पाएगा शायद ये। लेकिन रिफॉर्म पे रिफॉर्म हो रहे हैं टैक्सेस के मामले में। जो मतलब एक आम आदमी होता है ना, हर आदमी कुछ भी खरीद रहा होता है उस पर टैक्स है, जीएसटी के रूप में हर आदमी टैक्स दे रहा है। तो उसके मन में यही सवाल उठता था, हम टैक्स कब कम होगा, टैक्स कम अब कम हो रहा है तो शायद उसमें भी हो सकता है कोई ना कोई सवाल उठा देगा भाई ये। कल ही देखो आप कि बहुत सारे लोगों ने इसके नुकसान गिनाने शुरू कर दिए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ठीक है, आप किसी विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं, आप सरकार में कमी निकालने की उससे, लेकिन आप सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि ये तो लूटने की सेकंड प्लानिंग है। देखिए, मैं देश का आम नागरिक हूँ। मैं किसी होटल में खाना खाने जाऊँ तो मैं चाहूँगा कि अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले। मैं सड़क पे निकल रहा हूँ तो मैं कहूँगा टैक्स कम लगे। हम्म मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो मुझे चाहिए हुई मेरा टैक्स बंद हो जाए तो मेरे पैसे की बचत हो। तो एक आम नागरिक की तरह सोचूंगा तो मैं तो भाई अपना फायदा ही चाहूंगा सरकार से। ये है क्या ना कि समाज में एक धारणा बन गई थी, आप भी ध्यान देंगे लंबे समय तक। जब बजट आता था तो बजट में एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो लोग कहना लगता था कि बजट ऊपर के लिए लोगों के लिए है, मध्यम वर्गीय पीस रहा है, या तो एकदम नीचे के लोगों के लिए या तो एकदम ऊपर के लिए मध्यम वर्गीय पीस रहा है। इसी तरह जब जीएसटी का सुधार हुआ तो अब ऐसी धारणा ये बदली है। जीएसटी में जिस तरह से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया, 12% को 0, 5% वाले को 0, 18 को 12 में 2 स्लैब बनाए गए अलग अलग। तो उससे लगता है ना कि ये धारणा लोगों की बदली है। अगर ठीक है, वैचारिक मतभेद किसी को होंगे, मनभेद होंगे, सोशल मीडिया पे किसी को खुश करने के लिए कुछ लिखना पढ़ना होगा तो वो लिख सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस जीएसटी के को लेके जो कल फैसला आया है मोदी सरकार का, वाकई में आम आदमी को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने वाला, फायदा पहुंचाने वाला। और मैं अभी तो एक ऐसे कोई रिपोर्ट में ऐसे देख रहा था, किसी आर्टिकल किसी का पढ़ रहा था, उसने इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया था कि आप सुबह से, जैसे सुबह आप उठे, दूध का पैकेट, उस पे कितना आपका बचत होगा। दूध तो बाहर ही कर वही, हाँ वही कह रहे हैं ना, भविष्य में कैसा होगा पैकेट वाला दूध। उसके बाद टूथपेस्ट, टूथब्रश, फिर दवा, ऐसे करके उसने बड़ा अच्छा बना रखा। सुबह की चाय से लेकर रात की रोटी तक आपका। हाँ, वो रसोई से लेके, मान लीजिए कि खेत से लेके, क्योंकि खाद भी सस्ती हो रही है, खेत से लेके आप किचन तक का सब सामान। हाँ, रसोई से लेके पढ़ाई तक और खेत से लेके दवाई तक सारा कवर हो जाता। जैसा आपने भी जिक्र करा ना कि मिडिल क्लास को लेके सवाल उठे मोदी सरकार में, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सवाल जब उठे, लेकिन तीसरे कार्यकाल में जो सरकार फैसले ले रही है वो मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ही अधिकतर फैसले हैं। चाहे वो टैक्स स्लैब वाला जो अभी पिछले बजट में करा गया था, उसके बाद अब ये वाला जो है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एनसीएआर की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार ने जो ये 4 टैक्स स्लैब करके अब 2 कर दिए हैं, तो इन 2 में 99% चीजें आ रही हैं। तो सरकार को लगभग 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है हर साल, जिसमें कि जो आम नागरिक है उसकी बड़ी बचत होगी, हजारों में, सैकड़ों में, लाखों में। लेकिन सरकार एक बड़ी कीमत चुका रही है मिडिल क्लास को राहत देने अब के। हम शायद से इन कैलकुलेशन हमें बाहर आना होगा, क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बहुत लेवल तक हाई हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो टैक्स लगाने के पीछे अमेरिका की मंशा भी ये है कि भारत को कहीं ना कहीं वो, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि पश्चिमी देश अभी भी चाहते हैं कि भारत डेवलपिंग ही रहे, हाँ, वो डेवलप्ड ना हो। ठीक है, तो और हम अभी भी भारत को एज अ मार्केट ही देखता है कि मतलब हम भेजते रहें या खरीदते रहें, हम भेजते, वो नहीं चाहता कि ये खुद से बनाए, ये खुद से बना कर दूसरे को बेचे, अपने पैरों पर खड़ा ना हो भारत। और अब ये सरकार की अप्रोच बदली है कि भाई अब तक हम खरीदते थे, अब हम बनाएंगे भी, हम बेचेंगे भी। और आत्मनिर्भरता की बात चली है, स्वदेशी मूवमेंट अब एक तरह से चल रहा है। एक जो अलग कुछ, मतलब देखिए, एक वो दौर भी था जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जी हम एक टाइम का खाना खाएंगे। आप मतलब हमारे घर वाले बताते कि आप घरों में, मतलब वो गमलों में गेहूं उगाते थे लोग। एक वो दौर, वो कहानियां भी सुनी है हमने। तो अगर आज के टाइम पे आत्म मंथन की जरूरत है, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, और अगर सरकार कुछ स्टेप उठा रही है तो सराहना करनी चाहिए सरकार की। ठीक है, सिर्फ टांग खींचने के लिए टांग खींचना नहीं चाहिए। वही हमेशा, मतलब हर कोई परफेक्ट नहीं होता, बुराई है तो कहो कि बुराई है। 11 साल अभी बहुत छोटा समय है। अगर किसी भी इन 11 सालों में अगर आप सही मायने में देखो तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं।
कश्मीर से लेकर और साउथ तक हम्म। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हम्म। चाहे आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप कॉलेजेस देख लीजिए, स्कूल्स बन रहे हैं, इवन आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, किसानों के लिए छोटी छोटी चीज़ों, मतलब अभी क्या होता था कि हम योजनाएं बनती थी बड़े लेवल पर, बड़े हम ये प्लांट लाएंगे तो उससे उससे मजदूर आएगा, फैक्ट्री वर्क। लेकिन उसने कह दिया आप घर पे बनाओ, बेचो बाहर, हम आपको एक सिंगल खिड़की देते हैं, आप आइए वहां पे बेचिए अपना सामान। जैम पोर्टल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जैम। ठीक है ना। तो ये लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज के जो दरवाजे खोले हैं, एक आदमी में विश्वास जगाया है। हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन एक विश्वास आना हो भी रहा है। मैं एक दो एग्जांपल देके समझाऊंगा। बीच में किसानों के प्रति जो एक धारणा बनी थी, भारत का मानस ऐसा बना था कि, और गांव के जो युवा है खेती किसानी से कतराने लगे थे। उनको 15,000 20,000 की नौकरी महानगरों में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सूरत में करना शुरू कर दिए थे। घर पलायन बढ़ गया था। लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि अपने जिले की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति जैसी भी है, और जगह की अपेक्षा हमारे यहाँ जिनके पास 4 बीघे 5 बीघे 2 बीघे खेत है, आज बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं। और उसके पीछे सबसे पीछे का एमएसपी। मैंने देखा है कि आज आपका धान कटता है, 1 सप्ताह में आप ले जाइए सहकारी समितियों पे, 2 से 3 दिन में ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट में एक मुश्त पैसा आता है। गन्ने की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती, इसके प्रति युवाओं का मोह बढ़ा है और वो मन लगा के काम कर रहे हैं। युवा ही नहीं, मतलब महिलाएं भी जो ग्रामीण तबके में रहती हैं, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए उनको जोड़ा गया है ना, एक कम्युनिटी तैयार की गई है, वो भी बहुत मदद, मतलब अब तक क्या था, महिलाओं के लिए ये था कि चारा लाएंगी, रसोई संभालेंगी, गाय गोबर करेंगी, लेकिन अब वो योगदान दे रही है, वो अर्निंग ला रही है घर में, तो वो भी उसके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट जगी है कि भाई मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी घर की आर्थिकी में मदद दे सकती हूँ। ये बहुत बड़ा आज चेंज आया है। आप जो योजनाओं का और बड़े पैमाने पे जिक्र कर रहे थे बदलाव का, मैं एक मुस्लिम महिला थी मध्य प्रदेश की, उनकी मैं बाइट सुन रहा था, मुझे उनकी बात बहुत सही लगी कि भाई अगर पहला तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी योजना में ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए है, सबके लिए है। बोले उसके बाद भी अगर तुम ये चाह रहे हो कि सरकार आपको बिल्कुल मुंह में चम्मच दे के रसगुल्ला खिला दे, तो वो संभव नहीं है। अगर आपको किसी योजना का लाभ लेना है तो आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तभी मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि आप घर बैठे हो, और वो तो खाने के लिए भी नहीं होता ना कि अगर टेबल पे है खाना और आप हाथ नहीं चलाओ प्लेट तो तक मजा हाथ नहीं जाएगा आएगा, तभी आपके तभी जाएगा ना। निवाला बनेगा। वही ग्लास पानी वाला एग्जाम्पल है। अभी जैसे किसी को ट्रोल करना हो किसी योजना को लेके, मैंने देखा है अक्सर कि जो अनाज योजना चल रही है मोदी सरकार की, ठीक, 5 किलो अनाज, आप सोशल मीडिया पे उठा के देखिए तो लोगों में 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज सिर्फ इतना ही समझते हैं। लेकिन अगर आप किसी परिवार में, जिस परिवार में मिलता है उनकी बात करिए, आज की डेट में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें 5 से 7 व्यक्ति ना हो। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है, मतलब 8 व्यक्ति है तो आपके घर 40 किलो अनाज महीने में आ रहा है। और 40 किलो अनाज बहुत होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा 40 किलो अनाज एक परिवार में जा रहा है। आदमी ये कहेगा 5 किलो अनाज एक मिलता है। सरकार, मतलब इसमें मैं मेरा थोड़ा सा एक दूसरा विचार भी है। सरकार ने इस योजना को जब शुरू करा, उसकी मंशा अलग थी, उसकी मंशा अलग थी, मेरा और भी उसी में पॉइंट है। हाँ, बहुत सरकार सही कर रही थी, लेकिन उसमें लोगों को लग सकता है कि मैं कमी निकाल रहा हूँ इसमें, लेकिन मेरा इसमें यह मानना है कि जब सरकार ने दिया, सरकार कोरोना के टाइम से ये शायद शुरू हुआ था, उससे पहले से मुफ्त राशन वाला, और लेकिन ये था कि किसी को भूखे पेट नहीं सोने दूंगा, भूखे पेट नहीं सोने दूंगा। और उससे पहले हमने देखा भी था, आप यकीन मानिए, मैंने वो तस्वीरें, लोग खाने के लिए नहीं था घर पे, खाने में नहीं था, और मैंने बहुत दिनों से वो तस्वीरें नहीं देखी कि जब अनाज मंडियों में सड़ता हो। वरना पहले बहुत तस्वीरें आती थी बरसात के मौसम में कि खुले में सड़ गया है धान, गेहूं सड़ गया है। ठीक है, सरकार की मंशा सही थी, लेकिन उस मंशा का जो नुकसान इस पीढ़ी को हो रहा है ना, वो भी एक है। थोड़ा ये उसका रीजन ये है कि जो, जैसे आपने पेट भर दिया, अभी जो करंट वाली पीढ़ी है, जो युवा है उस राशन लेने वाले परिवार में, उसकी काम करने की क्षमता भी गिरी है। आप, मतलब मैं गांव से आता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे आपके पास राशन है, सब कुछ है, अब बहुत हद तक ऐसे युवा हो गए हैं कि काम करने की जरूरत क्या है। उनके माँ बाप आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो करने के इच्छुक नहीं। तो इसका एक साइड इफेक्ट मैंने ये भी देखा है, कई लोग अनाज लाते हैं, मतलब राशन की दुकान से लेके आ गए और उसे परचून की दुकान में जाके बेच रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए इतना पर्याप्त है और जो बच गया है उससे थोड़ा सा पैसा आ जाए। वही जिस 40 किलो का जिक्र आपने करा कि 40 किलो तो आ रहा है, लेकिन जरूरत तो 20 की थी,
20 को उन्होंने सेल कर दिया। वो रूस वाला खेल हो गया ना कि मतलब रूस से खरीदा सस्ता, फिर यूरोप में क्यों बेच रहा है, तो फिर ट्रम्प को एतराज है। ट्रम्प पे आ जाते हैं। एक बात मोदी जी अभी चीन की यात्रा पे थे, और आपने ट्रम्प का जिक्र करा तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प ने अभी आजकल की अपने एक बयान में ये कबूल कर लिया है कि चाइना रूस से हमसे ज्यादा तेल खरीदता है। अभी तक उसने चाइना का नाम नहीं लिया था, लेकिन अभी उसने बोल दिया कि चाइना खरीदता है सबसे ज्यादा। और वो कह रहा है कि रूस को पेनल्टी, मतलब रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है। भाई चाइना पे लगा ले। देखिए, ट्रम्प के बयान जब भी जो भी आए, पहले क्या आया, आप ऑपरेशन सिंदूर से आप उसको देखिए। पहले उसने कहा कि सीज फायर मैंने रुकवाया टैरिफ का दबाव बना के। ठीक, जब भाई सीज फायर रुकवा दिया तुमने टैरिफ का दबाव बना के, फिर 50% टैरिफ की बात कहाँ से आ गई? एक तरफ तुम टैरिफ का दबाव बना के व्यापार समझौतों की बात करके तुम रुकवा दिए, दूसरी तरफ टैरिफ भी लगाने की बात कर रहे हो। तो एक खेल होता है ना कि आपको सामने वाले को डराना है और आप उससे लड़ नहीं सकते सीधे, तो आप कमजोर पे हाथ उठाते हो। हाँ, तो सामने वाला आधी शक्ति खो देता है कि भाई ये बहुत ताकतवर इंसान है, तो वो चीन से तो भिड़ नहीं सकता। मोदी जी अभी जब यात्रा में थे, चीन भी गए, उससे पहले जापान गए थे, और चीन में जिस तरह से एक केमिस्ट्री नजर आई जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी के बीच, उसका भी वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जो उसके बाद स्टेटमेंट आ रहे हैं वो बौखला गया है भाई, उसे समझ नहीं आ रहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अब वो एक तरफ बैठ के वो क्या बोलते हैं ना कि मैं तो चला था अपने को सुपर दिखाने, लेकिन अब मैं तो एक तरफ हो गया हूँ। हाँ, और मतलब जब आप गेम खेलते हैं और कोई आदमी जब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो पूरी टीम एक तरफ हो जाती है, वो अकेला फिर वो बाहर बैठ के मैदान के बाहर बैठ के कुड़ी रहा होता है। इससे अच्छा खेल ही लेता। तो वही वाला हाल ट्रम्प का हो रखा है कि भाई हम मैं करूँ क्या, मैं तो चाहता कि मैं भिड़ा के रखूंगा, तो ये आपस में भिड़ते रहेंगे और मेरा फायदा और होता है। और ये वही है जो आपने शुरू में कहा था कि चाहता ही नहीं ना वेस्ट की इंडिया इंडिया डेवलप डेवलप हो, डेवलपिंग ही रहे। हाल ट्रम्प का ही नहीं, ट्रम्प के जो इस समय यहाँ पे वकालत करने वाले लोग हैं, उनका भी इस यात्रा के बाद उनका भी वही हाल हुआ है। उनको भी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो चाइना और इस तरह की बात की ट्रम्प को लेके, चाइना को लेके अलग अलग चीजें नैरेटिव बनाने की कोशिश में लगे हैं। ट्रम्प घर में भी घिर चुके हैं अपने, क्योंकि अभी मूडीज की एक रिपोर्ट देख रहा था मैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। मतलब कई आर्थिक स्टेट्स मंदी की ओर बढ़ चुका है ना शायद। कई स्टेट्स ऐसे हैं जो जीडीपी में योगदान देते थे, वो अपने मतलब जीडीपी में उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो वो भी शायद उनके दिमाग, अब रिपोर्ट्स आ रही होगी या वो भी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते होंगे, या उनके सलाहकार अब एलन मस्क नहीं रहे हैं जो उनको बार बार चेताते रहे तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। सही है। तो अब वो शायद समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए अब उन्हें लग रहा होगा कि नहीं, भारत तो बड़ा भागीदार था, वापस आना चाहिए। और फिर जो करने गए थे उसका बैकफायर कर गया कि वो इंडिया देखिए रूस के तो करीब था ही, अब चाइना के करीब फिर से जा रहा है। तो कहीं उनको लग रहा होगा कि तीन भाई तीनों तबाही हो जाएंगे, तो फिर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये चीजें अच्छी भी हो रही कि जिस तरह से ट्रम्प के टैरिफ के बाद आप देखे होंगे कि मोदी जी के कई भाषण ऐसे सुनिए, लगभग मैं 7 से 8 बार मैं सुन चुका है, जो स्वदेशी की अपील, आत्मनिर्भर भारत की अपील, लोकल फॉर वोकल की अपील हो रही है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए भी अच्छी। और जिस दिन भारत का मानस ऐसा है कि भावनात्मक रूप से हर चीजों से जुड़ जाता है, ये अच्छी बात है। और जब स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, इन सब चीजों की बात चलेगी ना, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे ही समाज में सुधार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बार अपने एक निबंध में लिखा था कि जो हिंदुस्तान है, उस समय हम गुलाम थे, तो उन्होंने लिखा था कि भारत को जगाने के लिए एक आवाज चाहिए होती है। मतलब हम रेल के डब्बों जैसे हैं, उसमें एक इंजन लगेगा तो ही चलेंगे। तो आज वो इंजन शायद मोदी जी की वाणी हो या जो उनकी अपील है वो है। और अगर हम जाग गए अभी सच मायने में, अगर ये एरा हम जाग गए और 47 तक जो एक विचार दिया हुआ है कि भाई आपको विकसित बनना है, तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ये भी क्षमता देखी है लोगों ने, हिंदुस्तानी अगर एक बार ठान लेता है ना तो वो करके रहता है। सही बात। ऐसे ही नहीं हम विश्व युद्धों में जाके लड़े हैं दूसरों के लिए, हमने ऐसे ही नहीं आजादी पा ली है। और हमारे एग्जाम्पल सेट करके अफ्रीका ने आजादी पाई है, जहाँ मार्टिन लूथर किंग निकल पड़े थे लड़ने। तो इंडियंस में वो ताकत है, पूरा एशिया जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि हम अगर एक बार ठान लेंगे तो हमारे सामने कोई बच नहीं सकता। और ट्रम्प भी कहीं ना कहीं मानते होंगे कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ ना कुछ करके तो ये पार पा लेंगे, और वही डर लग रहा है। और आज के समय में सबसे बड़ा बाजार है हमारा, जो बाजार है पाकिस्तान नहीं है ना हम, हाँ, कि हम कटोरा लेके आ जाएंगे। कटोरा लेके आ जाएंगे। पाकिस्तान है दूसरा, ये जो भारत की सत्ता में बैठे हैं,
उनका भी कद अपने आप में एक प्रभावी है। देश के बाहर अलग अलग देशों के जो समकक्ष उनके हैं, उनके बीच में आज जो भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत मिल रही है, पहले आप देख लीजिए। अभी एक फर्क साफ है टाइप एक रील में देख रहा था कि जापान या किसी यात्रा पे मोदी जी के एक विजुअल लगाए गए थे, कैसे मिल रहे हैं। उसके अलावा एक विजुअल और लगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और कोई थे वहाँ के जो वहाँ के समकक्ष उनके नेता थे, हाँ, उनसे मिल रहे थे। मनमोहन सिंह जी ऐसे खड़े थे, फिर इधर हो रहे थे, उनको ऐसे किनारे कर दिया गया। तो प्रभाव होता है। और सर मेरा तो ये मानना है कि अगर आप वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से देखो तो हम व्यापार से जुड़े हैं पूरी दुनिया से, और धंधे के लिए चाहिए बाजार, और हमें आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आपको बेचना है और चाहिए तो भी हमसे। देखिए कहने को मेक इन पहले मतलब वैसे तो हमें मेड इन इंडिया पे जाना चाहिए, जो अब हम आ रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया पे भी जो चला था उस समय भी बड़ी हंसी उड़ाई जाती, आज भी हंसी उड़ाई जाती है कि ये भैया आप सिर्फ बना रहे हैं लेकिन आपने मेक इन इंडिया करके आपने लोगों को, कंपनीज को इतना बुला लिया कि वो हम पे इतनी निर्भर हो जाएंगी एक टाइम पे, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत है। हाँ, ठीक है, और इतनी आबादी है और युवा आबादी है जो इस समय मतलब क्या बोलेंगे, एक युवा जो फोर्स चाहिए, एक यंग यूथ चाहिए लोगों को, एक मैन फोर्स पावर जिसे बोलते हैं, तो वो अभी इंडिया में बहुत है। इसलिए विदेशी कंपनियां भी को भी समझ में आ रहा है कि अगर हमें चीन पे निर्भर नहीं रहना है या वियतनाम पे निर्भर नहीं रहना है, तो हमें इंडिया में अपना प्लांट लगाने होंगे, यहाँ से हमें काम कराना होगा। बहुत सस्ता भी हो रहा है उससे, उनकी उनकी लेबर इफेक्टिव, क्योंकि हमारी अब उतनी कॉस्ट एफिशिएंट वो चीज़ें यहाँ से निकल के जा रही है। आईफोन देखिए पूरा का पूरा यहीं पे असेंबल होके जा रहा है, तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया में तब्दील कर चुके होंगे, जब हम आत्मनिर्भर और स्वदेशी मूवमेंट को सही से चला पाए। तो और इसके लिए हर इंडियन को जागना होगा। उसमें आप सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइनें लिखने से नहीं चलेगा काम, आपको सचमुच में आपको जाना होगा, बाजार में स्वदेशी चीज़ें ढूंढनी होगी, स्वदेशी चीज़ें बनाने वाले को इनकरेज करना होगा और उनकी मदद करनी होगी। चाहे आप, मैं कह रहा हूँ 2 पैसा महंगा भी ले रहे हैं ना, अभी लीजिए, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको सस्ता मिल जाएगा। सर हमें वो ही सोच बदलनी पड़ेगी ना, जो एक पहले भी उदाहरण दिया जाता है कि अगर हम किसी मॉल में हैं, किसी बड़े स्टोर पे हैं, तो हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं। वहाँ जो है पैसा दिया, और जो हम 20 रुपए की किलो या 50 रुपए किलो कर रहे हैं, वहाँ हम बार्गेनिंग करते हैं कि यार 20 की या 15 की लगा लो। ब्लिंकिट या किसी और उससे आप सब्जी मंगाते हैं तो जितना लिखा होता है मंगा लेते हैं, लेकिन आप ठेली वाले पे जाके मोल भाव भी कर रहे होंगे और उससे मुफ्त का हरा धनिया और हरी मिर्च भी मांग रहे होंगे। तो अब आप सिर्फ गरीब को ही दबाएंगे, मतलब वहाँ आपकी बार्गेनिंग पावर चल जाती है, मॉलों में या वहाँ नहीं आपकी बार्गेनिंग की, ये फिक्स प्राइस है, ये फिक्स रेट है। तो वही चीज़ है कि आप जाइए उनको प्रमोट कीजिए, आप उनको समय के साथ ही वो बदलेगा धीरे धीरे, जिस तरह से स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे हर घर तिरंगा के टाइम पे तिरंगे से जो लोगों ने जोड़ा था, ठीक है ना, खुद घर घर में फिर तिरंगा दिखने लगा। मैं कह रहा हूँ हर घर स्वदेशी जो एक अपील की गई है ना, वो घर घर होनी चाहिए। और घर स्वदेशी, घर घर आप छोटा ही लाइए, कुछ भी लाइए, मैं कह रहा हूँ दिया ही लाइए, लैंप लाइए, लाइट लाइए। दीपावली आने वाली है, आप देखिए पीछे भी अपील ऐसी हुई थी, एक यूथ में भी ये चीजें आ गई थी, वो भी दिए लेने के लिए बाजार में उतरा था, मार्केट में उतरा था, खादी की खरीद रहा था। उसके बाद ये दिए जो है वो सीधे फुटपाथ से उतर के लोग खरीदे हैं, बहुत ऐसा नहीं कि सब होममेड ही लोग लिए हैं, ज्यादातर बाहर से कम हुआ। एक समय आया था कि मतलब हम जैसे मतलब शायद आप सबके यहाँ होती होंगी, हमारे यहाँ भी जैसे कुम्हार मंडी होती है, तो वो गायब होने की कगार तक पे थे। मतलब कि अब क्योंकि उनको उतना रोजी रोटी थी ही नहीं। एक टाइम था जब वो ट्रेनों में जब कुल्हड़ का वो चला था लालू प्रसाद यादव के टाइम पे, तो एक दौर आया था चलो अब इनके दिन वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन वो भी चले गया। लेकिन अब फिर से वो उनमें रौनक दिखी है, वो नए नए प्रोडक्ट्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, नए नए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं मिट्टी के, तो अब लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उनको भी एक इनकरेजमेंट मिल रही है कि भाई चलो हमें खरीदार मिल रहा है तो हम भी कुछ नया बना के पेश करें। तो यही और वही था कि मतलब मुझे तो लगा था ये शायद हम आने वाले अपनी पीढ़ी को नहीं दिखा पाएंगे कि भाई एक चाक घूमता है, उसमें मिट्टी से कुछ नया चीज निकल, विलुप्त होने की कगार पे थी। उसमें एक चीज ये भी है कि मोदी सरकार की कुछ योजनाओं ने भी उनका हेल्प किया, मुद्रा योजना वगैरह। जैसे आप पहले चाक देखते थे हाथ से घूमता था, मोटर वगैरह भी लग गए, उनको 20,000 से 50,000 से 1 लाख रुपए तक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, बाजार भी मिल रहा है। आप देखिए चाय का ही एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप मार्केट में जाते हैं, अगर चाय कागज के कप में है और वहाँ कुल्हड़ की है, तो आप भले 5 रुपया महंगा देंगे लेकिन कुल्हड़ पीना चाहिए।
मिट्टी की महक हाँ का स्वाद। मिट्टी की महक, मिट्टी का स्वाद थोड़ा उससे डिफरेंट भी। हाँ ठीक लेकिन, है, पट्टी में कई बार मदद पसीना। मदद उल्टी भी पड़ जाती है ना, ये तो सरकारी मदद होगी, लेकिन कई बार मदद जो आपने शुरू में एक लाइन हाँ, पढ़ी थी वो मैं उसी मदद पे आऊंगा। तो कई बार मदद उल्टी भी पड़ जाती है। मैं अभी रिसेंट एक वीडियो आया, ऋषिकेश का ही है, उत्तराखंड के, जिसमें एक महिला रात को लिफ्ट मांगती है और बंदे मतलब एक बार को पूरा शीशा खोलने भी लगा। फिर उसके साथी ने, जो उसने कैमरा ऑन कर लिया था वीडियो बनाने, क्योंकि आजकल देखिए बहुत गफलत हो जाती है, तो उसने कहा शीशा चढ़ा दो, थोड़ा सा, थोड़ा ही खोलो जितने में हमारी बात हो सके। तो लड़की बड़ी घबराई हुई होती है कि मुझे आधी रात को मेरा किसी के साथ आई थी, उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे गाड़ी में बैठा के कहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। वो तो उन्होंने कहा मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ, मैं पुलिस बुलाता हूँ, आप तब तक कहीं पे एक घर था वहाँ पे आप खड़े हो जाओ। तो फिर वो कहती है ठीक है। फिर वो जैसे ही मिलाने लगता है, फिर वो उसको परेशान करती है, फिर गाड़ी में हाथ मारती है। फिर उसे दिखते हैं 2-4 बाइक वाले, वो उनको बोलते हैं मुझे छेड़ रहे हैं। अच्छा। तो ये पूरा मदद के नाम पे एक गैंग भी चल रहा है लूटपाट का। हाँ तो अच्छा, उसकी वीडियो में उस लड़की के हाव भाव पल पल बदल रहे हैं, हाँ मैंने मैं गलती नहीं कर रही जी। फिर वो कहता है अच्छा तुमने ये नहीं कहा कैमरे में रिकॉर्ड है। फिर वो एकदम तेवर में आ जाती है। एक तो ड्रंक थी, पुलिस आई, पुलिस ले गई उसे अपने साथ। लेकिन ये मदद के नाम पे बहुत सारी लूटपाट, बहुत सारे चीजें मदद हो जाती है। मदद इतनी घातक भी हो जाती है। एक मदद का है, एक रेडिट पे मैं पढ़ रहा था, एक लड़की ने लिखा था कि वो दिल्ली मेट्रो में जा रही थी और वो गेट के आसपास कहीं खड़ी थी, तो 4-5 लड़के चढ़े, तो उसने कहा कि मतलब मैं अनकंफर्टेबल हो गई कि इतने लोग जो हैं के बीच में मैं घिर गई उस तरह से। तो वो जो एक लड़का था उसके आगे वो पीठ करे हुए खड़ा था, तो उसकी जो नाक है वो उसकी पीठ पर टच हो रही थी, भीड़ उतनी थी। लड़की की ना, हाँ, लड़की की नाक उस लड़के की पीठ पे टच हो रही थी, लेकिन लड़के का फेस दूसरी तरफ था। तो उसने कहा कि कि मेरे पीछे एक अंकल खड़े थे, वो अंकल मुझे बिना कहे प्रोटेक्ट करने लगे और उन लड़कों को धक्का देने लगे आगे की तरफ। बोले मुझे वो अजीब लगा, लेकिन अंकल कर रहे थे, उम्र दराज थे, तो मैंने कह दिया थैंक यू अंकल। बात मुझे लगा खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो लड़की उतरती है जिस भी स्टेशन पे, वो अंकल आदमी, ठरकी आदमी भी वहीं उतरता है और साथ साथ चलते। वो कह रहे कि मैं तेज चली, वो भी तेज चला। तो उसने मतलब बातचीत करने की कोशिश की, उसने फिर दोस्ती का बढ़ाने की कोशिश की, और लास्ट में ये हुआ कि उस ठरकी आदमी ने नंबर मांग लिया कि हम दोस्त बन के बात करते हैं। तो उस लड़की की पोस्ट का टाइटल ये था कि अब थैंक यू कहने से भी डर लगता है। थैंक यू भी और मदद, मतलब अब ये सही में, सही मायने में समझ नहीं आता है कि आप सही में मदद करना चाहते हैं किसी की, करनी चाहिए या नहीं या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार लगता है अब ऐसे उसमें फंस जाते हैं सिचुएशन में कि अब मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मतलब मेरे एक मित्र थे, मेरे साथी थे, और लगभग एक ही सैलरी पे हम काम कर रहे थे। तो और उनके फादर क्लास 1 अफसर रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट जॉब से। तो अब मेरे भी दिमाग में नहीं है, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे ना 10,000 की जरूरत है। मैंने किस लिए? कह रहे उनको जरा भेजना है तीर्थ पे, तो बस 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो मुझे लगा शायद बंदे ने इंतजाम कर लिया होगा, बाकी था इतना ही। हाँ, तो मैंने भी दोस्ती का करते ही फटाफट यूपीआई मारा और दे दिए कि मैं अगली सैलरी आते आपको चुका दूंगा। तो चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो पैसा, पहले तो मेरी आदत नहीं है मांगने की, लेकिन मुझे लगा भाई भाई आदमी दे देगा, भला आदमी है। वो पैसा फिर साल निकल गया। अच्छा। साल निकल गया तो मैंने कहा यार अब टोक ही देते हैं। हालांकि मुझे भी नहीं लगा था कि 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा, मतलब लेकिन छोटी अमाउंट भी नहीं और बड़ी भी नहीं है सच बताऊं। लेकिन ये था कि मैंने कहा इसकी मंशा ठीक नहीं लग रही है अब। तो मैंने उसको एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप किया। मैंने भाई वो याद दिला रहा हूँ वैसे कि तुम्हें मैंने छोटी सी मदद की थी, अगर तुम्हारे पास हो रहा है तो दे दो। तो भाई साहब ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर पता चला कि भाई साहब ने अभी गाड़ी ली है एक। अच्छा। तो फिर मुझे लगा शायद फिर मैंने कहा यार 10,000 से क्या फर्क पड़ जाएगा लाखों की गाड़ी में, 7-8 लाख की गाड़ी में। फिर अगला साल, एक साल और बीत गया। फिर मैंने बोला अच्छा उस समय मुझे सच में जरूरत थी, मेरी बेटी हुई थी और मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था। तो मैं तो था कि कहीं से जहां भी दिया हुआ है मैंने वो वापस आ जाए। मैंने कहा भाई मेरा बिल बढ़ते जा रहे हैं, इतना हो नहीं सकता, तुम कहीं से भी अरेंज करके दो। कह रहा अभी तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा चलो कोई जाने दो। एक साल और निकल गया। फिर पता चला भाई साहब ने वो पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले ली है, जो 7 की थी वो अब 10-11 की ले ली है। वो विंडो वाली ऊपर सनरूफ। मैंने कहा अब टोकना बनता है। सामने पड़ गए। मैंने कहा भाई अभी तो जेब टाइट चल रही है, ईएमआई भी जा रही है मेरी, ये भी है वो भी है।
अब मैंने कहा 10,000 से कैसे फर्क पड़ रहा है। अच्छा, ये करते करते 3-3.5 साल निकल गए। बड़े हाथ पैर पकड़ने के बाद वो पैसा आ गया है मुझे, तो मुझे ये मिल गया कि भाई किसी की आर्थिक मदद तो नहीं करनी है। अच्छा, और इसमें एक मजेदार बात ये भी है कि बाद में पता चला कि उन भाई साहब ने कई लोगों से ले रखा था, तो वो ये था कि इधर का पैसा इधर घुमाते थे, उधर का पैसा उधर घुमाते थे। उन्होंने फिर ITUS कर रखा था, इसकी टोपी उसके सर था। तो ये मुझे तब से मतलब एक सीख तो मिल गई है कि भाई अब किसी की आर्थिक रूप से तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, या आप लोगों को क्या लगता है कि हर मदद के पीछे एक स्वार्थ भी होता है? मेरा ऐसा मानना है। हर के मतलब सारी मदद में मैं नहीं कह सकता, आपका केस सारी का अलग हो सकता है। आर्थिक मदद में कहीं कहीं ऐसा स्वार्थ भी नहीं होता, कभी कभी होता है कि, और इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, जब आप पैसे किसी को दे देते हैं, उधर जब आप मांगने जाइए ना, या मांगना का हो ना, अपने आप को ग्लानि, आत्मसंकोच होता है। कैसे भाई उधार ले रहे हैं, 4-4 साल 5-5 साल हो गए। कई लोग ऐसे मेरे भी संपर्क में हैं जो बड़े बड़े अमाउंट लेके मेरे बैठे हैं, और आज 4 साल 5 साल हो गया, मेरे पास प्रूफ के नाम पे केवल मैं कहीं लिखा हूँ कि इस तारीख को इतना दिया हूँ, कल को अगर वो मुकर जाएंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। यही होता है। लेकिन उनकी मदद हुई है। जब मैं विषम परिस्थितियों में फंसा, कुछ ऐसी चीजें आई, तब मैंने, अब खुद मेरी कहने की उस समय भी हिम्मत नहीं थी, मैंने किसी खास दोस्त से कहा, 2-4 नाम दिए, हमने कहा उनको फोन करके ये कि उन्नीस के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, उनको मदद की जरूरत है, आप उनके पैसे वापस कर दीजिए। उसके बाद भी मतलब 20% पैसे आए होंगे। वो है ना कि आप, वो तो एक बार मांगेगा, आपको आप मांगते हो जाओगे। आप मांगते हो जाओगे। और एक मदद का प्रकार ऑफिस वाला भी होता है। ऑफिस में काम की मदद, कि सपोज करिए कि कुछ उसके पीछे मुझे नहीं, आप किस मदद, किस से मदद, मतलब महिला मित्र की मदद की बात कर रहे हैं? अभी तो मैं पुरुष जनरल मदद, इन जनरल मदद की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसके पीछे एक स्वार्थ ये होता है कि मैंने आपसे कहा सर ये काम कर दीजिए, आपने कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसमें एक आपके दिमाग में ये होगा कि कल को जब मुझे जरूरत पड़ेगी, और ऐसा कॉर्पोरेट में होता भी है। वो कॉर्पोरेट कल्चर में तो फेवर बोलते हैं ना, कि मैंने आपके लिए वो फेवर फेवर, ओ फेवर, वो मदद नहीं है, वो फेवर है, उसका रिटर्न चाहिए मुझे। हाँ, तो ऐसा हुआ कि फेवर करा हो, फिर उस फेवर के बदले कुछ फेवर मिला हो। और फेवर की कैटेगरी बहुत है। आपने शब्द ऐसा कह दिया कि अगर इस शब्द को मैं और कॉर्पोरेट वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर फेवर के बहुत प्रकार हैं सर। मतलब मैं वही जो शुरू में बोला था, ये जो आप अभी बोल रहे हैं, ये वाला पुरुष से पुरुष वाला फेवर, वो तो अलग चीज है, लेकिन पुरुष का महिला से और महिला का पुरुष से फेवर लेना, हाँ, और उसके पीछे दोनों, महिला की तो कुछ और मंशा होती होगी, मतलब मुझे, हाँ, उस तरह। लेकिन पुरुष की मंशा एक ही रहती है, कई कई दफा, मतलब 90% मैं कहूंगा पुरुष की मंशा वही सारे रहती है। पुरुष आपको गाली देने वाले हैं इसके कमेंट में लेकिन ये फैक्ट है, और मैन विल बी मैन वाली बात। ये फैक्ट, हाँ वही है, मतलब लोग चाहते हैं कि मतलब दोस्ती बढ़ जाए। मैं उतनी एक्सट्रीम मदद की बात भी नहीं कर रहा हूँ, आप इतनी दूरी मत जाइए। मैं कह रहा हूँ दोस्ती हो जाए, कॉफी टेबल के आमने सामने बैठ जाए, उतनी मदद भी। वो तो एक स्टेप बना। और अब वो सोशल मीडिया का जमाना का, थोड़ा एक फोटो खिंचा के दूसरे को जलाने वाली मदद भी। स्थिति यही होती, पुरुष तो वही होते, फिर वही खड़ा हूँ आज भी वही। उनके लिए यही गाने बज सकते, खड़ा हूँ आज भी वही। वो मदद लेके, किसी और से मदद लेके कहीं और पहुंच जाते हैं, और ये वहीं के वहीं रह जाते हैं मदद करते करते। पर काफी वो मदद पे, वो शहबाज शरीफ भी तो पुतिन से कह रहे थे ना कि आप इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी मदद कर दीजिए। तो वो पाकिस्तान में कटोरा वाली वो कहावत सही है, वो कटोरा छोड़ेंगे नहीं अपना। मतलब पाकिस्तान, वो तो क्या सोच के उसने कहा ये कि यार तुम्हारे उससे तो अच्छे संबंध है, मतलब ये वाली बात हो गई कि आपके अवनीश जी से तो अच्छे संबंध है, आपके और मेरे अच्छे वो वही हो गया ना कि मेरे भाई पे कोई मेरा दुश्मन आके कह रहा है भाई मेरी भी मदद कर, मेरी भी मदद कर दे। तो फेवर की हम बात कर रहे थे, फेवर पे आ जाते हैं। मदद पे रहता है, ठीक है, मतलब मदद, फेवर वही, फिर अभी कॉर्पोरेट पूरा एपिसोड निकल जाएगा। तो ऑफिस में इस तरह की भी मदद होती है कि आप मदद किए और आपको उसका फल भी मिला, और कई बार आप मदद किए लेकिन सामने वाले की मंशा के मुताबिक मदद नहीं किए, तो वो निष्फल भी हो जाता है, उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। अलग अलग तपस्याएं हैं, कभी निष्फल भी रहती है। हाँ, तपस्या का फल सबको मिलता नहीं जल्दी। तो वही है, तभी कहा गया ना, कॉर्पोरेट में क्या, राजनीति में जब नहीं मिल रहा है तपस्या का फल लोगों को, तो कई लोग दरी बिछाते रह जाते हैं, और कई लोग मंच माला लेके माइक संभालने लगते हैं। किस्मत भी है, या फिर वही तपस्या में
कमी मदद रह में जाती भी है। कमी होती है। मदद में भी कमी होती है कि किस हिसाब से मदद कर रहे हैं। वो मदद, वो याद है ना आपको, एक कौन सी सीरीज थी वो जिसमें आप मृदुल आप क्या करते हैं, अरे गैंग ऑफ वासेपुर, तब के लिए नहीं है ये, मतलब नहीं सॉरी, गैंग्स ऑफ वासेपुर कुछ नहीं, और- मिर्जापुर में आया वो। मृदुल नाम दिया हाँ। है, तो उनका उसका नाम कुछ और होता है। हम ना नहीं करते हैं। तो नाम पर कुछ और, कि सबके लिए नहीं है मतलब ये नाम, और हाँ, तुम क्या करते हो कि हम सब कुछ करते हैं। हम सब कुछ करते हैं, और उसने कहा कि हम ना नहीं करते हैं। तो कॉर्पोरेट के हिसाब से ये है कि हम ना नहीं ना मत करते। कीजिए, और उसको मदद मत सोचिए कि आपने मदद की है किसी की और उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, वर्क कल्चर में एक तरह की मदद और होती है कि आप कहीं गए जॉब करने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा भी सीवी ले जाइए, एक वो मदद भी होती है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से केस भी देखे हैं कि कोई खुद कहीं गया, उसने किसी को बुलाया, और जो भाई साहब आए वो उसे ही खा गए। वो फिर कहीं और निकल गए, और वो वहां हम वो किसी और की मदद की दरकार में होंगे, कोई मेरी मदद कर दे आप। हाँ, कारपोरेट कल्चर की बात हो रही है, कोई विषय ऐसा मदद पे है दवा आपके पास जो आप खुल के कह नहीं पा रहे हैं, हम लोगों से सुनना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा और उसको। सर मैं तो अगर कह रहा हूँ कि अगर मदद आप इस वाली मदद कॉर्पोरेट की मदद से आगे बढ़ेंगे, तो हम फिर घर पहुंचेंगे कि बीवी की मदद जो आप घर पे करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इस तरह की भी मदद होती है ना, मतलब मुझे लगता है कि रेफरेंस जॉब, मदद खराब ही नहीं होती है, मदद हाँ, फलदार भी और होती है। और रेफरेंस कई जॉब बार चलती है ना। बिना उसके भी होती है कि मतलब जिसमें आप स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भी होती है मदद। आप माने या ना माने, मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में 70% हायरिंग आपकी रेफरेंस जॉब वाले ही चल रहे होते हैं, कि आप कहीं पहुंचे और वहाँ एक रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बोला हुआ है, आपने मुझे बुला लिया, फिर मुझे किसी ने बोला है, मैंने उसे बुला लिया, तो वो भी अच्छा, एक तरह की मदद ही है। मदद पे मतलब मैं कहूंगा कि हम लोग जितने आर्थिक रूप से सबल होते जा रहे हैं ना, हम्म, हम उतने ही लालची भी हो रहे हैं। हम्म, मतलब ये मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, हम्म, क्योंकि मैंने जितने आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जो हैं, हम्म, वो निस्वार्थ ही मदद कर रहे होते हैं। जैसे किसी रिक्शे वाले को धक्का मारना हो, उसका सामान उतारना हो, और हम लोग कहेंगे जी हम कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम क्यों मदद करें उसकी, वो गिर रहा होगा तो गिरा रहे, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। जैसे वही हो गया कि हमारे जो हम चर्चा करते एक बार कि मेट्रो में फोन चुरा लिया गया, तो कोई उस समय वो सुबह ही क्यों होती है घटना, क्योंकि कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा उस समय। शाम को तो आदमी फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे उस पर हाथ साफ करने भी आ जाएगा, लेकिन सुबह सबको ऑफिस जाने की जल्दी है, तो वो मदद करने नहीं आएगा। तो वाली मदद भी है। तो वो मैंने देखा है कि नीचे तबके में, जैसे हम मतलब कहेंगे कि या मिडिल क्लास या कस्बों में जब हम रहते थे, तो होता था ना कि रात को आपके घर पे कोई दरवाजा खटखटा देता है, भाई साहब चीनी दे दो जरा, ठीक है, दूध दे दो थोड़ा। अच्छा, फिर वो बर्तन खाली नहीं आता था आपके यहाँ, उसके गांव से कुछ आया होगा तो वो लेके आ रहा होगा, टमाटर एक्सचेंज हो रहे होंगे या कुछ भी। ये और वो निस्वार्थ मदद थी। आपके यहाँ क्या बन रहा है, अच्छा यार थोड़ा एक कटोरी मिलेगा, आप दे देते। अच्छा, आज के टाइम पे आप चले जाइए जरा अपने किसी पड़ोसी, आप तो बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, आप तो फ्लैट में सामने पड़ोसी कौन है ये भी नहीं आपको पता। नहीं और मदद मांगना तो दूर, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे ऐसा से नहीं उसके नंबर। अब मैं वही कह रहा हूँ, हाई राइज बिल्डिंग में आप रहते हैं, आप शायद से आपके घर में कुछ हो जाए, मतलब नल टूट गया है या, तो आप पड़ोस में जाके नहीं बोल पाएंगे कि भाई मेरी मदद कर दो, आपको फिर वही नंबर डायल करना होगा, बुलाना, या आपको ही बुलाना होगा। पहले क्या होता था, घर में कुछ ज्यादा जरा था, पड़ोस में आवाज मार दी, हाँ, वो आएगा भागा हुआ, मदद के लिए बैठे हैं, या फिर आप वो हो जाएंगे भाभी जी घर पे है वाले, मदद के नाम पे हमेशा तैयार है, विभूति जी। विभूति जी हो जाएंगे। अच्छा, घर पे वाइफ की मदद, उसके पीछे भी स्वार्थ है, मेरा ऐसा मानना है। आपका होगा, क्योंकि 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 मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा अनुभव तो है ही, मैं तो बाकी के अनुभव भी देख ही रहा हूँ, उसमें आदमी को लगता है कि यार अगर चुपचाप एक टाइम के मदद कर दी जाए तो कलेश होने से बच जाएगा। होता है क्या ऐसा नहीं से? आप मुझसे पुराने हो इस मामले में। पुराने हैं। मैं तो निस्वार्थ भाव से ही करता हूँ मदद, और मेरी हॉबी भी है दो एक चीजें, वो चीजें जो जिससे बचते हैं लोग। मैं अगर साथ में फैमिली के साथ रहता हूँ तो मैं कई चीजें, जैसे मुझे कपड़े धोने से एलर्जी, मान लीजिए कपड़ा धुलना में नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, तो जितनी देर में कपड़ा धुला जाता है उतनी देर में मैं खाना बना देता हूँ। तो ये बैलेंस मेरा स्वार्थ हो गया ना। हो सकता है, लेकिन ये बैलेंस भी है। मेरा थोड़ा उल्टा हो जाता है। मैं जब घर पे जाता हूँ, मतलब फैमिली से दूर ही रहता हूँ, तो जब मैं घर पे जाता हूँ तो मेरा शुरू होती है सफाई से, क्योंकि मुझे चाहिए मतलब हर चीज प्रॉपर। तो मैं अपनी स्टडी को तो बोलता हूँ कि मत छेड़ा करो, जब मैं आऊंगा मैं अपने हिसाब से किताबें साफ करूंगा, अपने हिसाब से डेस्क साफ करूंगा, तो वो छेड़ते भी नहीं है।
फिर जब धूल जम जाता है तुम सफाई नहीं करते। तो अच्छा वो कहता है कि अब तुम ही खुद मना करते हो भाई। और वही है कि मैं जब सफाई के दौरान मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए फिर, एक ये वाला भी है कि मैंने किया है, मैंने छेड़ा है, मैं अपने आप ही रखूंगा। और कपड़े वाला तो सीन वही है कि फिर हमारी माता जी मशीन लगा के बैठती हैं और फिर वो चलता है। लेकिन हाँ, खाने रसोई में फिर वो हमारे पिताजी की मदद किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है ये फैला देंगे सारा कुछ। हाँ। तो मदद भी घर में भी सबके रूल्स एंड रेगुलेशन। सही करे, किचन का भी अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बहुत अच्छा भले खाना बना लें, सब कुछ कर लें, उनके हाथ में। लेकिन वो किचन में जो इधर उधर सामान इधर हो जाएगा, डब्बे का ढक्कन आधा बंद है आधा खुला है, आटा गूंथे हुए हाथ से कुछ अगर छू दिए, उसके बाद वो ज्यादा दिक्कत कर जाता है। हाँ, कि आप मदद कम करें, रायता ज्यादा फैला दिए। तो इसलिए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए भाई, तुम बैठो चुपचाप। मदद के बहुत से प्रकारों पर हमने बात कर ली। दर्शक भी अपने अपने कमेंट में बताएं कि किस किस तरह की मदद और उनके उनको पीछे मिलती है, उनको चाहिए। और मिलती है, उन्हें चाहिए, उनके पीछे के सार क्या है, बताएंगे किस तरह से मदद करते हैं। किस तरह से वही बातें तो हमारे हर्षा भाई ने थोड़ा दबा के कारपोरेट वाली बात कही, क्योंकि ये सूट भी कारपोरेट कल्चर में ही हो रहा है, इसलिए खुल के नहीं आए। लेकिन आप कारपोरेट कल्चर में किस तरह से किसकी मदद कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या फेवर, दांत दबा के ना बोले। हाँ फेवर आपको क्या मिल रहा है, वो आप बताइए। और तो अब आगे बढ़ते हैं। एक जो लोग कह रहे हैं, एक मुद्दा शर्जील इमाम का, कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। जो आदमी देश को बांटना चाह रहा है, जिस आदमी ने ये कहा कि अगर 5 लाख लोग मिल जाएं तो हम अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से अलग कर दें, उस आदमी की मदद के लिए रोना मचा पड़ा है। नहीं, मदद कैसे हो, तो भाई अब सजा याफ्ता मतलब हो जाएंगे, या जो भी है, जो भी आरोपी हैं मतलब दंगों के, उकसाने के, और कानून अपना काम कर रहा है, सब जुडियस मैटर है, उस पर कौन क्या ही मदद करेगा उनकी। और उसमें थोड़ा सा मुझे जो डाउट लग रहा है, अभी बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया सीजेआई ने, एक्स सीजेआई ने, और उन्होंने कहा कि 7 बार तो वो खुद से रुकवा चुका है, वापस ले चुका है अपनी जमानत याचिका 7 बार। तो क्या इसके पीछे भी एक नैरेटिव चल रहा है माहौल बनाने के लिए कि मैं जेल में हूँ, मुझे इस तरह से वो रखा जाए? होता क्या है कि शर्जील इमाम वाले मामले में आप शुरू से आप देखेंगे, 2020 से आप देखिए, एक के बाद एक कनेक्शन वहीं से जुड़ेंगे। 2020 में दिल्ली दंगा, 57 लोग से ज्यादा मरे थे, उसमें 100 से ज्यादा घायल थे। फिर शाहीन बाग में जिस तरह से आंदोलन चला, पूरी दिल्ली को ठप कर दिया गया, बंधक बना दिया गया। उसके बाद जगह जगह शर्जील इमाम से लेके जेएनयू के कुछ तथाकथित छात्र नेता, इनके जो जगह जगह हेट स्पीच चली। और शर्जील इमाम का भी यही केस था। उसकी बाइट में अभी कल ही सुन रहा था, जब कल ये मुद्दा आया, कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड में कहीं कहीं वो दिख रहे थे। उसने साफ शब्दों में वो बोल रहा है कि भाई कैसे असम को कैसे अलग करना है, पूर्वोत्तर को कैसे काटना है, हमको किस तरह की तैयारी करनी है। भाई आपकी मंशा वही है, और ये सीधे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिख रही है कि आप देश में देश रहकर देश विरोधी कृत्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। और उससे देश में कितना बड़ा, वो एक सोचिए कि अगर ये सही समय पे कानून अपना काम नहीं किया होता, तो ये न जाने कितने शर्जील इमाम कितने लोगों को उकसा के शर्जील हो या शेरदिल हो, जो भी है, धर्म के पैमाने पे नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल। कोई देश को बांटने की बात कर रहा है और उसके लिए दोनों के लिए सजा एक ही लिखी गई है ना, तो और अगर वो उकसावा है, भीड़ को उकसाना है, क्योंकि आप तो बैठे हैं वहां पे और शायद आप छूट भी जाएंगे, अगर मान लीजिए छूट भी जाते हैं, तो भी आपने यही करना है। आदतन होती है कई लोगों की, या नहीं भी करेंगे तो आप तो अपना पॉलिटिकल करियर सेट कर जाएंगे। लेकिन जो नीचे ग्राउंड पे जो भिड़ा, जो लड़ा, जो मरा, जिनके जिनके बच्चे चले गए उनकी आंखों के आगे दंगों में, वो ताउम्र उसी पीड़ा में रहेंगे। आपको तो हो सकता है बेल में आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, या आप कन्विक्शन से बच जाएंगे, अब छूट जाएं या नहीं छूटे या सजा याफ्ता जो भी, आपका तो पॉलिटिकल करियर सेट हो जाएगा। लेकिन उनके बारे में भी सोचिए जिनको आप उकसा रहे हैं, जिनको आप लड़ा रहे हैं। आप तो बैठे थे आराम से। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए ना, उस आदमी का वीडियो वायरल है, कैसे वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, किस प्लानिंग का जिक्र वो कर रहा है। वो बाहर होता तो कितना घातक होता। और ऐसे लोग समाज में रहने के लिए तो नहीं है। तो और दुर्भाग्य ये है कि उसके लिए लोग रो रहे हैं, उसे इतने दिनों से वो जेल में है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। भाई रो ही नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो साफ सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि बिरयानी मत खिलाइए। बहुत 4 साल 5 साल 7 साल से बिरयानी खिला रहे हैं आप।
मतलब अब निर्णय डिसीजन लीजिए, बिरयानी मत खिलाइए, ऐसे भी एक लोग है। और सर्जिल इमामी नहीं, उमर खालिद भी है पार्टी ने, उसके साथ बहुत हो रहे हैं मैटर को, मतलब थोड़ा फास्ट ट्रैक 2020 का केस है और 2026 आ गया। और उस दंगे में अब उत्तराखंड से भी एक दिल्ली में परिवार आता था, उसकी उनकी भी हत्या हुई थी, मुझे याद है। और दिल्ली चुनाव के समय की ये बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन हुआ था, किस तरह से समर्थन मिला था आम आदमी पार्टी का, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा था। चाहे सर्जिल इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, ऐसे कई नाम ऐसे थे जो उस समय दिल्ली दंगों के समय उत्प्रेरक का काम कर रहे थे। आप तो छात्र नेता रहे, आप तो कहीं किसी एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, आप जेल में गए, जेल में ऐसा भी कोई बुरा बर्ताव आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको ये उम्मीद बनी है कि आप निकल के आएंगे। हो भी सकता है कि 4 पार्टियां पहले से तैयार हों कि निकल के आएंगे तो उनको टिकट देंगे और एक खास वर्ग के रहनुमा बना के आपको पेश किया जाएगा। लेकिन उस दंगे में जो मरे हैं, जैसे उत्तराखंड के दिलवर नेगी का जिक्र हो रहा था, उनके परिवार की स्थिति क्या है? उसके अलावा एक अधिकारी यहाँ पे एसआई अधिकारी थे जिनकी लाश मिली थी और हाथ केवल दिख रहा था, वो सिंबल बन गया था। वो है ना कि भड़काने वाले तो भड़का देते हैं दंगों के लिए, लेकिन उसके पीछे वो कमाने, एकमात्र कमाने वाला भी चले जाता है। कई जिसके पीछे 4 खाने वाले बैठे हैं, जिन जो उस पर आश्रित हैं, वो अच्छा, मेरा खुद बुआ का बेटा उन दंगों में फंसा रहा। वो 2 दिन अपने दोस्त के यहाँ, मतलब एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था नोएडा में, और वो वहाँ से जा नहीं पाया उस यमुना पार। वो उसको रुकना पड़ा अपने दोस्त के यहाँ। घर वाले टेंशन में अलग कि भाई बिल्कुल मत निकलने हैं, गोलियां चल चुकी हैं, ये है। और 3 दिन वही तक जो उन्होंने अपने आपने बेटे का मुंह तक नहीं देखा। मतलब वही जो आपने कहा कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के अलावा देश के नजरिए से देखना चाहिए कि वो देश के लिए कितना घातक है, कितनी घातक उसकी सोच है। तो मदद को लेकर, शर्जील इमाम को लेकर, जीएसटी को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट जरूर करिएगा, चाहे आपको पसंद आए ना आए। हमें सुझाव भी आप देते रहिए कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब भी करिएगा।